नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार, सफलता एजुकेशन डिहरी सासाराम। आज आपको बायोलॉजी का ग्रंथि, हार्मोन्स और एंजाइम से संबंधित दूसरा वीडियो देने जा रहा हूं। इसके पहले मैं हार्मोन्स का स्पेशली महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ एक वीडियो जारी कर चुका हूं, लेकिन बड़ा होने के डर से मैं दूसरा वीडियो ग्रंथि पर बनाने जा रहा हूं, ताकि वीडियो छोटा छोटा हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों आते हैं, जैसा कि हार्मोन्स और ग्रंथि में अंतर निकाला जाए तो देखा जाएगा कि हार्मोन्स स्वयं उत्पन्न होते हैं और स्वयं खत्म होते हैं। हार्मोन्स शरीर में कमी होने के पश्चात लिया जाता है, लेकिन ग्रंथि न स्वयं उत्पन्न होते हैं और न ही खत्म होते हैं, और इसमें कहीं से भी कोई रोग की संभावना नहीं होती है। हार्मोन्स हर मनुष्य में एक समान नहीं होता है। सब जीवों में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन निश्चित रूप से ग्रंथि हर जीव में एक तरह की होती है। हार्मोन्स का कोई निश्चित आधार नहीं मिल पाता है, लेकिन ग्रंथि 3 प्रकार की होती है: बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन्स नलिका विहीन भाग है, लेकिन ग्रंथि नली युक्त भाग है। हार्मोन्स का उत्पत्ति एस्टरलिन ने 1906 में किया था, लेकिन ग्रंथि वनस्पति शास्त्रियों के द्वारा दिया गया था। ग्रंथि हर जीव में उत्पन्न नहीं होता है, ये स्वतः अपने आप बनता है और रहता है। तो दोस्तों, ग्रंथि का संबंध वंशानुगत नहीं होता है और इसे बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन हार्मोन्स को बनाया जा सकता है। जैसे इंसुलिन एक प्रतिजैविक हार्मोन्स है, और इस प्रतिजैविक हार्मोन्स को बैटिंग और बेस्ट ने खोज किया था, और इसका उपयोग मधुमेह बीमारी में होता है। क्वेश्चन डाल देगा कि इंसुलिन क्या है। एक प्रतिजैविक हार्मोन्स है जिसको मानव बना सकता है, और इसका खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था। लेकिन क्वेश्चन आता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें अमीनो अम्ल और थायरोक्सिन की मात्रा पाई जाती है। अब आइए कि ग्रंथि पर, तो ग्रंथि को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लैंड्स। दोस्तों, ग्रंथि 3 प्रकार के होता है: बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। हार्मोन्स क्लियर नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स कब उत्पन्न होंगे, किसमें होंगे, कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न होगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये तो प्रत्येक जीव में ऑटोमेटिक उत्पन्न होता है और कार्य करने के बाद कभी समाप्त नहीं होता है। ध्यान रखिएगा सारे बातों को, सारे शब्दों को। ये अभाव में आपको वीडियो बना कर दिया जा रहा है, ताकि आपकी पढ़ाई और आपका माइंड कंसंट्रेशन बना रहे। अभाव है वीडियो शूट करने वाले की। तो आते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि में कौन कौन से चीज आते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि में दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध जिसको हम लोग दूध ग्रंथि बोलते हैं, आंसू और लार, पसीना, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। जैसे दूध का उत्पन्न होना, महिलाओं को जो दूध निकलता है, आंसू जो निकलता है वो बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में आता है, लार जो हम लोग आता है, थूक निकलता है, पसीना निकलता है, ये सब चीज़ें, या हम लोग का मूत्र जो है, ये सब बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा संभव होता है, क्योंकि ये नलिका युक्त होता है, नली विहीन नहीं होता है। ग्रंथि नलिका युक्त होता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में नली का अभाव मिलता है, इसमें अभाव नहीं होता है। बहिस्रावी में अभाव नहीं होता है, अंतःस्रावी में अभाव होता है। अब आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन से उदाहरण हैं? तो दोस्तों, अंतःस्रावी में पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रिनल है, पीनियल है, पैराथायराइड है, थाइमस है। अब आइए, इसका एक विस्तृत अध्ययन में हम लोग करेंगे। ये एक उदाहरण बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछता है। मिश्रित ग्रंथि में कौन आता है? तो दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि में आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है,
और इस अग्न्याशय के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं कार्य करती है? तो इसके अंतर्गत कार्य करती है त्वचा, वृषण, वृकक, आहार नाल, अंडाशय, प्लेसेंटा। तो समझिए कि ये एक अलग अलग प्रकार से निकलता है। अब क्वेश्चन डाल देगा कि मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय में त्वचा कहाँ रहता है? तो ये पूरा शरीर के आवरण पर रहता है। उसी तरह से वृषण कहाँ रहता है? तो वृषण का स्थान होता है नर के उदय में। जो नर का उदर होता है उसमें वृषण पाया जाता है। क्वेश्चन डालता है वृषण कहाँ मिलता है? नर के उदर में। वृकक कहाँ होता है? उदर में, जिसको हम लोग फिल्टराइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आहार नाल कहाँ होता है? आंत में। अंडाशय कहाँ होता है? मादा उदर में। और प्लेसेंटा कहाँ होता है? तो मादा गर्भाशय में। प्लेसेंटा किससे स्रावित होता है? ये सारे जितने भी नाम लिए ये सब होता है अग्न्याशय, मिश्रित ग्रंथि से। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि नली युक्त नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मानव में 9 प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें पिट्यूटरी, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सारे ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य पीयूष ग्रंथि करता है। तो आने वाले वीडियो में इसी में आपको बताएंगे कैसे ये मास्टर ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि की विशेषता क्या है कि यह मस्तिष्क में होता है या गर्दन के ऊपर क्रिया करता है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये सारा क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का या जीवों का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष ग्रंथि। हिंदी में पीयूष बोलते हैं और अंग्रेजी में पिट्यूटरी बोलते हैं। तो दोस्तों पिट्यूटरी के बारे में हम लोग देखें। पैराथायराइड ग्रंथि, यह शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्त संचार पर नियंत्रण लगाता है और अस्थि और दांतों पर का निर्माण में मदद करता है। तो इससे टिटनस, जिसका हिंदी नाम है धनुष टंकार, क्वेश्चन डाल देगा टिटनस नामक रोग किस ग्रंथि से होता है? तो ये है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि की विशेषता को आप लोग देखें कि कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रण करता है शरीर में। या अगर ये दोनों बढ़ जाए तो शरीर का अलग विकराल ढांचा बन जाएगा, और अस्थि और दांतों के निर्माण में मदद करता है, रक्त संचार में भी प्रभाव डालता है, और इसके सहयोग से टिटनस यानी धनुष टंकार नामक रोग उत्पन्न होते हैं। तो उसी तरह से अग्न्याशय, जिसके बारे में अभी आपको जानकारी हमने दिया कि अग्न्याशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, और इसी अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है, और इंसुलिन मधुमेह नामक बीमारी में के उपचार में काम में आता है। और इंसुलिन का खोज बैटिंग और बेस्ट ने किया था। दोस्तों अग्न्याशय के बारे में आपको बता दिया कि अग्न्याशय के सहयोग से कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। उसी तरह से पीनियल ग्रंथि, इसको लैंगिक जैव घड़ी के नाम से भी जानते हैं, और यह अपने आप 70 वर्ष की अवस्था में घटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगी ऑटोमेटिक ये खत्म होते जाएगा। तो जिसके कारण आज 90% वृद्ध व्यक्ति में घुटनों में, कमर में या अलग अलग जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है। तो इसके कारण ये सब रोग भी होते हैं। और क्वेश्चन डाल देगा लैंगिक जैव घड़ी के नाम से किसको बोलते हैं? पीनियल को। उसी तरह से थाइमस है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, एड्रिनल है। एड्रिनल के बारे में भी हम जानकारी आपको हार्मोन्स में दे चुके हैं, फिर भी समझ लीजिएगा कि एड्रिनल ग्रंथि 2 प्रकार के हार्मोन्स को स्राव करता है, एक कार्टेक्स हार्मोन्स और एक मेडुला। और एड्रिनल ग्रंथि का निर्माण होता है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से, और इन सभी का उपापचय भी करता है। तो इसका कार्य है सोडियम और पोटेशियम पर नियंत्रण करना, उसके अलावा वाह लैंगिक लक्षणों में वृद्धि करना, उसके अलावा हृदय स्पंदन को रोकना, रक्तचाप पर नियंत्रण करना, श्वसन पर नियंत्रण करना, जो हम लोग हाँफ और निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो उसी तरह से इसे जनन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और यह यौनाचार पर
नियंत्रण करने का कार्य भी करता है। तो दोस्तों अब आते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। क्योंकि पीयूष ग्रंथि से STH, जिसका पूरा नाम है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, और इसका कार्य है कोशिका वृद्धि पर नियंत्रण करना, लंबाई पर वृद्धि करना। बहुत लंबा हो जाते हैं हम लोग या बहुत नाटे हो जाते हैं किस हार्मोन्स के कमी के कारण, तो यही हार्मोन से STH के कारण बौनापन आता है। और इसी तरह से आता है ACTH, तो एडिनो कार्टिकोटॉपिक हार्मोन्स। फिर समझिएगा, ACTH हार्मोन्स, एडिनो कार्टिकोटॉपिक हार्मोन्स। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण करने के कार्य यही ACTH करता है, और ये सब स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि से, पीयूष हार्मोन से। तो इसी कारण से इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद है FSH हार्मोन, फोलिकल उत्तेजक हार्मोन। यह शुक्राणु और अंडाणु पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो इस तरह से लैंगिक रूप में यह कार्य करता है, नर और मादा पर नियंत्रण करता है। उसी तरह से आता है LH हार्मोन, ल्यूटोजेनिक हार्मोन, इसको बोलते हैं ल्यूटोजेनिक, और ये एंडोजोन और प्रोस्टोजोन को बढ़ावा देता है। यानी दूध उत्पन्न करने में भी इसका बहुत बड़ा स्थान रहता है, और नर और मादा के लिए ये एक वरदान के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से TSH हार्मोन, थायरोटॉपिक हार्मोन, ये थायराइड ग्रंथि को स्रावित करता है। जो थायराइड हार्मोन्स है, या अभी आम आदमी में थायराइड की बीमारी आती है, वो इसी की गड़बड़ी के कारण आती है। तो उसी तरह से है एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, इसका काम है शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करना, मूत्र को नियंत्रित करना। इस तरह से हम लोग देखें कि मास्टर ग्रंथि का से कितने या कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो मास्टर ग्रंथि से STH, ACTH, FSH, LH और TSH। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग पादप हार्मोन्स। दोस्तों पादप हार्मोन्स 6 होते हैं। सामान्यतः हम लोग समझ ले कि पादप हार्मोन्स कौन कौन है। तो ऑक्सिन है, ऑक्सिन खोज 1880 में डार्विन ने किया था। यह पत्तियों के शीर्ष भाग पर पाता है, वही होता है नोकीले भाग पर। अगर पत्तियों के नोक को तोड़ दिया जाए तो पत्तियों की वृद्धि रुक जाएगी। तो निश्चित रूप से इसका उपयोग हो गया कि यह खरपतवार नाशक के रूप में कार्य करता है, फल और फूल में वृद्धि करने का कार्य करता है, पत्तियों की विलंगनता यानी पत्ती गिरने से रोकने का कार्य करता है। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन, और उसके बाद साइटोकाइनिन, ABH, एथिलीन और टाउमेटिन। तो दोस्तों पौधों का दुश्मन किस हार्मोन को कहते हैं? ABH को, एब्सिसिक एसिड को। ये जब पौधे में चला जाता है तो पौधे की हर नुकसान की कमियां आ जाती है, यानी पत्ती सब अपने आप गिर जाएगा, वृद्धि अपने आप रुक जाएगा, पौधे सूखने लगेंगे, पौधे में ना फल लगेगा ना फूल लगेगा। वो सब किसके गड़बड़ी कारण? ABA के कारण, एब्सिसिक एसिड कारण। उसी तरह साइटोकाइनिन, जो हम लोग कलमी पौधे लगाते हैं या जड़ों से जो अलग अलग तनाएं निकलती है, साइटोकाइनिन के कारण पादप कोशिकाओं को वृद्धि करने कार्य करता है। उसी तरह से एथिलीन फल को पकाने के लिए, और टाउमेटिन घायल कोशिकाओं को मरम्मत करने कार्य करता है। तो दोस्तों इस तरह से मेरा ये वीडियो ध्यान से देखेंगे और इसे कॉपी पर लिख लेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मैं आनंद कुमार अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको दूंगा। धन्यवाद।